हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के लिए, और इसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के बाद में एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्या करना है, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इससे इतनी दूरी पर कुछ डिस्टेंस दे दी मैंने, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया P। इस चार्ज से, इस इलेक्ट्रॉन से इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज आपके पास में है, ये इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और दूरी आपको पता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अच्छी बात है, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आप पहले इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे प्लस, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे 3 चार्ज बिठा दिए, 3 आवेश बिठा दिए। आपने 3 का भी निकाल लिया। अब मैंने 10 बिठा दिए, आप 10 का भी कैलकुलेट करने लगे। आपने अलग अलग कैलकुलेट करके, ऐड करके अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, सबका जोड़ दिया और कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब मैं कहता हूं कि इस पे मैं 100 चार्ज बैठा रहा हूं। कितने चार्ज? यहाँ पे 100 आवेश बैठे हुए हैं, और 100 आवेशों के कारण इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन पूरा दिन लग जाएगा। अब मैं कहूं यहाँ लाखों करोड़ों आवेश है पूरे मार्कर के ऊपर, और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं कहता हूं सत्यनारायण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। तो सत्यनारायण क्या कहेगा? सर जी मेरे आगे मेरी लाइफ है, वो भी मुझे जीनी है, मैं ऐसी में नहीं लगा रहूंगा। मतलब कि यहां से यदि आप इस पे रखे हुए लाखों करोड़ों आवेशों के कारण यहां इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना शुरू करें तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि आप हर एक आवेश के लिए अलग से निकालेंगे, फिर उन सबको जोड़ेंगे। तो एक एक आवेश के लिए आप करोड़ों आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका इजी सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास में यह एक मार्कर है या फिर एक वायर है। यह क्या है? एक वायर है, और इस वायर पे इसकी लंबाई है यहां से यहां तक, सपोज दैट 100 मीटर। कितना लंबा है? 100 मीटर। और इस पे यहां पे 2000 चार्ज रखे हुए हैं। कितना आवेश रखा हुआ है? 2000। तो आपको यहां कहीं किसी बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है, इसकी इकाई लंबाई लेते हैं, एक अल्पांश टुकड़ा लेते हैं इस पर। इकाई लंबाई का मतलब 1 मीटर का एक अल्पांश टुकड़ा लेते हैं, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और फिर उसे 100 से गुणा कर देंगे तो पूरे 100 मीटर के कारण आ जाएगा। नहीं यार बात समझ में? हम क्या करेंगे, 1 मीटर के कारण जैसे कि विद्युत क्षेत्र आया 2 वोल्ट इंटू मीटर। कितना विद्युत क्षेत्र आया? 2 वोल्ट इंटू मीटर, या फिर 2 न्यूटन प्रति कूलम, दोनों मात्रक हैं विद्युत क्षेत्र के। तो ये विद्युत क्षेत्र आता है। ये कितने मीटर के कारण है? 1 मीटर के कारण। 100 मीटर के कारण कितना होगा? तो 100 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अरे 1 मीटर के कारण कितना है? 2 वोल्ट इंटू मीटर, तो 100 की मीटर के कारण कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट इंटू मीटर। इजी है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं। अब आपने क्या अलग अलग आवेश के कारण 2000 आवेश थे, तो अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला? नहीं, हमने केवल 1 मीटर के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला और उसे 100 से गुणा कर दिया। ऐसे ही मैं बात करूं कि आपने 1 मीटर के लिए विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला, तो आपको विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर।
बिंदु P यहाँ है, तो ये दूरी आपको पता है। अब इस 1 मीटर पर आवेश कितना है, दूरी का तो आपको पता है, लेकिन इस आवेश Q का मान भी तो चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देंगे 8.85 × 10⁻⁵ पाई का मान भी रख देंगे, 4 का 4 है ही। R दूरी का पता है, Q का मान और चाहिए इस फॉर्मूले में, तो Q का मान चाहिए। तो इस 1 मीटर के तार पे आवेश कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 100 मीटर के तार पर आवेश कितना है, 2000, तो 1 मीटर के तार पर आवेश कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 20। 1 मीटर के तार पर आवेश कितना आ गया, 20। अब आवेश का मान भी रख देंगे और इस फॉर्मूले को हल करके 1 मीटर तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और उसे 100 से गुणा करके कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। अब ये इजी रही कैलकुलेशन, या फिर इस 2000 आवेशों के लिए हर एक आवेश के लिए अलग अलग से निकालना, फिर उसको 2000 जो कैलकुलेशंस की हैं आपने, 2000 वैल्यूज आई हैं विद्युत क्षेत्र की, उन सबको ऐड करना, वो ज्यादा आसान रहेगा या फिर ये मेथड ज्यादा आसान है, ये मेथड ज्यादा आसान है। तो इसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं, हमने क्या माना कि ये जो 2000 आवेश है, यह इस पर लगातार सतत रूप से एक समान मात्रा में वितरित है। हमने यही तो माना। क्या पता यदि ये एक समान वितरित ना हो तो ऐसा होगा, यहां से यहां तक 1 मीटर में तो आ जाए 200 आवेश, और यहां से यहां तक फिर अगले 1 मीटर में रह जाए 50 आवेश। हम ये कहते हैं कि ये सतत वितरित नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। तो क्या हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से अभी कर रहे थे? नहीं कर सकते। क्यों? हर एक मीटर के लिए फिर अलग निकालना पड़ेगा। इस 1 मीटर में 200 आवेश हैं, इस 1 मीटर में 50 ही है, फिर अगले 1 मीटर में 20 ही आवेश है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम इसको काम में लेते हैं सतत आवेश वितरण को। हम क्या करते हैं, इस आवेश को इस पर कंटिन्यूअस सतत रूप से वितरित करते हैं, मतलब समान मात्रा में समान रूप से वितरित करते हैं, और फिर कैलकुलेशन है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये होता है सतत आवेश वितरण। तो क्यों जरूरत पड़ी हमें सतत आवेश वितरण की, तो लिखेंगे हम क्यों जरूरत पड़ती है हमें सतत आवेश वितरण की। जब देखिए क्या कह रहे थे हम कि सतत आवेश वितरण की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, तो हम यहाँ देख सकते हैं जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो तो हम कूलॉम नियम का उपयोग करके आसानी से विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत बल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सतत आवेश वितरण की आवश्यकता होती है। तो हम इस आवेश को सतत रूप से वितरित मानते हैं। अब देखिए आपके पास में जो आवेश वितरण होता है, ये कंटिन्यूअस वितरण आप करेंगे आवेश का, सतत वितरण वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक तार देता हूं, तो वहां पे आवेश उसके क्षेत्रफल में वितरित होगा, उसके आयतन वितरित होगा, या फिर उस तार की लंबाई के अनुसार वितरित होगा। तो तार के पास में लंबाई ही तो है, तार के पास में ना आयतन है ना ही क्षेत्रफल है, तो उसकी लंबाई में वितरित हो जाएगा। पूरा आवेश ऊपर से नीचे तक उसकी लंबाई में वितरित होगा। ऐसे ही मैं कहूं कि आपको आवेश इस बोर्ड पे वितरित करना है, तो आप इस बोर्ड के इस पूरे क्षेत्रफल पर आवेश को वितरित कर सकते हैं। मैं कहूं कि आवेश आपको पानी के अंदर वितरित करना है, तो पानी के अंदर आवेश आपका पूरे आयतन में वितरित होगा। तो इस तरह से आवेश वितरण के हमें 3 प्रकार पढ़ने हैं। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का है हमारे इस व्यवस्था के अंदर, तो सतत आवेश वितरण के प्रकार कितने हुए, 3। पहला वितरण है हमारे पास में रैखिक वितरण, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रैखिक वितरण कैसे करेंगे कि ये कोई तार है जिसकी लंबाई है सपोज दैट 10 मीटर, कितनी ले रहे हैं हम, 10 मीटर ले रहे हैं, और इस पर कुल आवेश यहां से और यहां तक जो कुल आवेश है वो है 100 कूलॉम। कितना है, 100 कूलॉम। तो इसकी एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा, इसकी एकांक लंबाई में, अच्छा ये आवेश किस तरह से वितरित होगा, आवेश में लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। तो वह आवेश जो लंबाई के अनुदिश वितरित होता है उसे कहते हैं हम रैखिक आवेश वितरण। तो किस प्रकार से, तो ये होगा हमारे पास में रैखिक वितरण की परिभाषा की जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित हो तो इसे आवेश का रैखिक वितरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर में कितना आवेश वितरित है, 100 कूलॉम आवेश वितरित है। अब मैं बात करूं यहाँ पे आवेश का घनत्व क्या है, मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, आवेश के घनत्व की। तो यहाँ आवेश का घनत्व क्या होगा, यहाँ आवेश का घनत्व कैसे निकालेंगे, तो आपने घनत्व देखा था 11वीं क्लास में भी कि हम जब द्रव्यमान का घनत्व निकालते थे तो कैसे निकालते थे,
इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान का घनत्व होगा। इसको हम घनेपन से भी डिनोट करते थे कि घनेपन में हम बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे ही यहाँ पे आवेश का घनत्व देखना है, अर्थात क्या देखना है कि इस तार की इकाई लंबाई में, यहाँ आयतन और क्षेत्रफल तो है नहीं, केवल लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, इस तार की इकाई लंबाई लेते हैं यहां से यहां तक, और इस इकाई लंबाई में कितना आवेश है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे 1 मीटर का तार लेने पर इस 1 मीटर के तार में कितना आवेश है, तो 10 मीटर में कितना आवेश है, 100 कूलम। तो 1 मीटर में कितना होगा, 10 से भाग देंगे 100 को, तो कितना आएगा, 10 कूलम। कैसे निकाला हमने, कुल आवेश 100 में हमने क्या किया, इस तार की कुल लंबाई का भाग दे दिया, तो आवेश घनत्व आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये तार है, इसकी कुल लंबाई 10 मीटर की जगह हो जाए स्मॉल एल, या फिर मैं कहूं कि इसकी कुल लंबाई हो जाए कैपिटल एल और कुल आवेश हो जाए कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे आवेश घनत्व कितना होगा, तो कुल आवेश कैपिटल क्यू में हम कुल लंबाई एल का भाग दे देते हैं, तो यहाँ आवेश घनत्व आ जाता है। तो हम आवेश घनत्व की बात करें तो ये आवेश घनत्व किस तरह से वितरित था, रैखिक वितरित था, तो इसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व या फिर रैखिक आवेश घनत्व, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, लैम्डा से। तो ये होता है रैखिक आवेश घनत्व। देखिए रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, तो इसे किससे लिखते हैं हम, लैम्डा से। तो माना किसी तार की कुल लंबाई, माना किसी तार की कुल लंबाई कितनी ले रहे हैं हम, कैपिटल एल है, तथा इस पर कुल आवेश कितना ले रहे हैं, इस पर हम कैपिटल क्यू है। तब क्या होगा, तब इसका जो रैखिक आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, तब इसका रैखिक आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे रैखिक आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या था, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, और रैखिक आवेश घनत्व को लिखते हैं हम लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू कुल आवेश क्यू बटे कुल लंबाई एल। ये रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी इनमें से एक नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, रैखिक आवेश घनत्व को परिभाषित करते हुए सूत्र लिखिए, या फिर आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करते हुए सूत्र, या फिर क्षेत्रफल घनत्व के लिए। तो ये हुआ रैखिक आवेश घनत्व के लिए। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम ये जो आवेश वितरित लेते हैं ये अल्पांश के लिए ले लेते हैं, तो अल्पांश के लिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो अल्पांश के लिए किस तरह से लिखना है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो आवेश ले रहे हैं हम कुल आवेश, इसके बजाय आवेश का अल्पांश लीजिए, तो आवेश का अल्पांश ले लेते हैं हम डी क्यू, और लंबाई का भी अल्पांश ले लीजिए और लंबाई का अल्पांश ले लेते हैं डीएल। तो अल्पांश के लिए रैखिक आवेश घनत्व को किस तरह से लिखा जाता है, डी क्यू बटे डीएल, और ये आपका रैखिक आवेश घनत्व कंप्लीट हुआ। बहुत इजी है, ये आपको नहीं लिखना है, ये केवल समझने के लिए था, ये आपको नोट करना है कंप्लीटली। दूसरा प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये कब काम में लेते हैं हम, ये क्या होता है, जब आपका आवेश है वो किसी पृष्ठ पर वितरित हो, किसी क्षेत्रफल में वितरित हो, तो इसको हम काम में लेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, जब आवेश कहते हैं, तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण को कैसे परिभाषित करेंगे, जब आवेश किसी क्षेत्रफल में अथवा पृष्ठ पर वितरित हो, तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहेंगे हम, आवेश का पृष्ठीय वितरण कहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें आप पृष्ठीय वितरण घनत्व क्या होता है, तो वह क्या होगा, पृष्ठीय वितरण घनत्व। तो आपके पास में एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर, कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और इस पर कुल आवेश है 1000 कूलम। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश होगा, 100 मीटर स्क्वायर में कितना, 1000, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1000 में 100 का भाग दे देंगे तो 10 कूलम, ये 1 मीटर स्क्वायर का आवेश आ गया। तो यही तो है आवेश का वितरण, यही है आपके लिए आवेश वितरण घनत्व। इकाई के लिए जब हम ज्ञात करेंगे वही होगा घनत्व, चाहे वो इकाई द्रव्यमान की बात हो या फिर इकाई क्षेत्रफल की बात हो,
या फिर इकाई लंबाई की बात हो, तो अब हम यहाँ इकाई क्षेत्रफल के लिए कितना आवेश घनत्व ले रहे हैं, 10 कूलम। तो इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी हम आवेश घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखा जाता है सिग्मा से। और कैसे डिफाइन करेंगे, एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पहले हमने लंबाई के लिए कैसे लिखा था, एकांक लंबाई के लिए आवेश या एकांक लंबाई का आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ऐसे ही एकांक क्षेत्रफल का आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है और इसे लिखते हैं हम सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। तो देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा। तो इसे किससे लिखेंगे, हम सिग्मा से लिखेंगे। अब माना कि यहाँ पे तो हमने कुल आवेश कितना लिया, 1000 कूलम, और क्षेत्रफल कितना लिया, 100 मीटर स्क्वायर। माना क्षेत्रफल है अब हमारे पास में A और कुल आवेश है कैपिटल Q, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा। तो माना A क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर Q आवेश वितरित है, Q आवेश वितरित है। तो यहां पर आप देखेंगे आवेश घनत्व कितना होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऐसे वहां पे क्या था, लंबाई के लिए कुल आवेश बटे कुल लंबाई। और जब हम अल्पांश की बात करेंगे तो अल्पांश के लिए कैसे लिखेंगे, अल्पांश के लिए आपको आवेश वितरण घनत्व को कैसे लिखना है, सिग्मा इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्षेत्रफल का बी क्या ले लेंगे, अल्पांश। तो ये हो गया अल्पांश के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आयतन के लिए आवेश वितरण, और लास्ट होगा हमारे पास में थर्ड, आयतन आवेश वितरण। तो बिल्कुल जो आगे वाले दो पढ़े हैं उसके जैसा ही है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करना है, इस बार आपका जो आवेश होगा वो किसमें वितरित होगा, आयतन में वितरित होगा। तो जब आवेश आयतन में वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब बात करें आयतन आवेश वितरण के घनत्व की, तो वो क्या होगा, देखिए एकांक कहलाता है। तो एकांक आयतन का जो आवेश होगा वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आगे के दो पढ़े, लेकिन वो लंबाई और क्षेत्रफल के लिए थे, ये आयतन के लिए है। इसे किससे लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं हम रो से। जो आयतन आवेश घनत्व होता है उसे किससे लिखते हैं, इसे रो से लिखते हैं। अब हम इसको फॉर्मूला बना के लिखें, तो फॉर्मूला बनाने के लिए माना किसी V आयतन में, कैपिटल V आयतन में कैपिटल Q आवेश वितरित है, तब इसके लिए जो आयतन आवेश वितरण घनत्व होगा वो क्या होगा, वह होगा रो इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल आयतन। और अल्पांश के लिए कैसे लिखेंगे, तो अल्पांश के लिए आवेश का भी अल्पांश लेंगे हम, और आयतन का, आवेश का अल्पांश dq, आयतन का अल्पांश dv, और इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो होगा आयतन आवेश वितरण घनत्व। तो इस तरह से ये आपका आवेश वितरण खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति और गाउस के नियम के अनुप्रयोग।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो यहां से आपका ये कंप्लीट होता है, ये आपको लर्न करना है। जब आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो गाउस का नियम और उसके जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही इजी लगेंगे आपको। तो इसको एक बार लर्न कर लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।